वसुंधरा अपने मन की सारी भड़ास रतन पर निकाल देती है। रतन उसको समझाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन आज वसुंधरा कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थी। जब रतन की बहन शगुन अपनी भाभी को अपने भाई साहब पर हावी पड़ते हुए देखती है, तो वो अपने भाई का पक्ष लेते हुए वसुंधरा के खिलाफ बोलने लगती है। वसुंधरा भाभी सा, आपको नहीं लगता कि आपके सुर आज कुछ ज्यादा ही बगावती हो रहे हैं? पुत्री प्रेम में आप ये कैसे भूल सकती हैं कि जिसे आप भला बुरा कह रही हैं वो कोई और नहीं बल्कि आपके पति हैं। इस पर वसुंधरा जवाब देती है, नहीं, मुझे ये बिल्कुल पता है कि जिससे मैं बहस कर रही हूँ वो मेरे पति हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं भूली कि मेरे इन्हीं पति की वजह से आज मेरी लाडो केसर ये सब भुगत रही है और उसे एक जानवर के साथ रहना पड़ रहा है जिसे उसकी जरा भी कद्र नहीं है, बल्कि वो तो हर दिन उसके मरने की मिन्नतें करता है। कोई पिता कैसे अपनी फूल सी बच्ची को एक जानवर के हाथों ब्याह सकता है? इस पर शगुन ऊंची आवाज में कहती है, भाभी सा, आप अपनी हद मत भूलिए। शगुन बाई सा, अगर हद में रहने की ही बात है तो इसका पालन सबसे पहले आपको करना चाहिए और आपको एक पति और पत्नी के बीच हो रही बातों में नहीं पड़ना चाहिए। शगुन इस पर कहती है, हाँ, अब ये मुझे आपसे सीखना पड़ेगा कि मुझे मेरे घर में कैसे रहना है। वसुंधरा ने इस पर भावुक होकर जवाब दिया, नहीं शगुन बाई सा, आप बहुत समझदार हैं, आपको किसी से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन मेरी आपसे यही गुजारिश रहेगी कि मेरे और मेरी बच्ची केसर की जिंदगी में आप दखल अंदाजी करना बंद करें। वो वैसे भी आपकी और मेरे पति की जिद के आगे हार कर अपना सुख चैन सब खो चुकी है। अब उसे मरने पर मजबूर ना ही करें तो वो हम सब के लिए और हमारे परिवार की खुशी के लिए बेहतर होगा। इतना कहकर वसुंधरा वहां से अपने कमरे में चली जाती है। शगुन अपनी आदत के अनुसार रतन यानी अपने भाई सा से कुछ कहने को होती ही है कि रतन भी बिना शगुन की बात सुने घर से बाहर निकल जाते हैं। शगुन को वसुंधरा के तेवर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे थे। जो वसुंधरा आज तक शगुन से ऊंची आवाज में नहीं बोल पाती थी, उसी वसुंधरा ने आज न जाने शगुन को क्या क्या सुनाया था। साथ ही साथ जो बात शगुन को सबसे ज्यादा खली थी वो ये थी कि ऐसा करते हुए उसके भाई रतन ने भी उसकी भाभी वसुंधरा को नहीं रोका था और ना ही उसने बीच बचाव की कोशिश ही की। वो बस एक मूक दर्शक बने सब कुछ चुपचाप देख रहे थे, जबकि शगुन को ये उम्मीद थी कि उसका भाई रतन उसका पक्ष लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसके विपरीत जब शगुन ने अपनी बात उनसे कहनी चाही तो वो बिना सुने ही वहां से चले गए। इस पूरी घटना को शगुन ने दिल पर ले लिया था और अब उसने ये ठान लिया था कि वो अपनी भाभी वसुंधरा को सबक जरूर सिखाएगी। इधर दूसरी तरफ वीर के घर पर वीर, केसर, शीबा और अनिरुद्ध साथ में बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी वीर ने केसर से बोला, बीवी, मुझे तुम्हारी ऑफिस में जरूरत है और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी तबीयत कितनी खराब है या फिर तुम्हें क्या हो रखा है। तुम्हें कैसे भी करके कल से ऑफिस आना होगा। वैसे भी तुम्हारे इस एक्सीडेंट की वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ है और बहुत सारा काम पेंडिंग हो गया है और तुम्हें मालूम है कि मुझे काम में डिले बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो तुम चाहे पैदल चलकर आओ या उड़कर, कल से तुम्हें ऑफिस आना ही होगा। वीर के ऐसे तेवर देख शीबा ने उसे समझाना चाहा और उसे केसर की चोटों का हवाला दिया, लेकिन वीर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था और इस बात पर शीबा और वीर में थोड़ी बहुत बहस हो गई। वीर, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा कि केसर की क्या हालत हो रखी है और इस हालत में तुम उसे ऑफिस आने को बोल रहे हो? तुम इतने कठोर कैसे हो सकते हो? इस पर वीर ने कहा, आजकल जिसे देखो वो मुझे मोरालिटी का पाठ पढ़ाने लग जाता है। न जाने लोगों को क्या हो गया है। शीबा, तुम ब्रेकफास्ट पे फोकस करो और मुझे मेरी बीवी के साथ क्या करना है और क्या नहीं वो मुझे किसी बाहर वाले से सीखने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर शीबा ने कहा, वीर, मुझे तुम्हें मोरालिटी का पाठ पढ़ाने की बिल्कुल भी ख्वाहिश नहीं है और ना ही मेरे पास इतना वक्त है कि मैं उसे तुम्हें कुछ सिखाने में खर्च करूं। वीर ने गुस्से में जवाब दिया, मुझे भी तुमसे बहस करने का कोई शौक नहीं है शीबा, और रही बात केसर की तो ये फाइनल है कि उसे कल से ऑफिस आना होगा। ये मेरा अंतिम फैसला है और किसी के कुछ भी कहने से इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सब होता देख अनिरुद्ध भी खुद को रोक नहीं पाया और बोला, इस हालत में केसर कहीं नहीं जाएगी। ये सुनते ही वीर ने कहा, और ये फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? मेरी बीवी के लिए कोई भी फैसला करने का हक सिर्फ मेरा है और ये हक मैंने
अभी तक किसी को नहीं दिया है कि कोई मेरी जगह पर मेरी बीवी के फैसले ले, और तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि मेरे इस घर से और मेरी बीवी से तुम दूर रहो। इस पर अनिरुद्ध ने कहा, वीर तुम शायद भूल रहे हो कि केसर तुम्हारी बीवी बाद में बनी है। वो बचपन से हम दोनों की दोस्त है और मैं मेरी दोस्त को किसी के धमकाने पर नहीं छोड़ूंगा, फिर भले ही मुझे तुम्हारे अगेंस्ट ही क्यों ना खड़ा होना पड़े। वीर, शीबा और अनिरुद्ध के बीच में बढ़ती तनातनी को देखते हुए केसर बीच में बोल पड़ी, कोई मुझसे भी पूछेगा कि मेरा क्या फैसला है? सब लोग अपने अपने हिसाब से मेरे लिए फैसले लिए जा रहे हैं और मुझसे किसी ने कुछ भी पूछना जरूरी नहीं समझा। वीर केसर की बात का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे नहीं बीवी, आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा। लेकिन वो क्या है ना कि ना मैं अमिताभ बच्चन हूँ और ना ये केबीसी का शो है कि तुम्हें 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो तुम्हारे पास कुल मिलाकर बस एक ही ऑप्शन है कि तुम्हें कल से ऑफिस आना होगा। केसर ने शांति से जवाब दिया, वीर अगर तुम यही चाहते हो कि मैं कल से ऑफिस आऊं तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वैसे भी सारा दिन घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, कम से कम ऑफिस आऊंगी तो थोड़ा कम बोर होंगी। केसर का ये फैसला सुनकर शीबा उसे समझाने की कोशिश करती है, केसर अभी तुम्हारी हालत इतनी भी ठीक नहीं हुई है कि तुम ऑफिस जा पाओ। आवेश में आकर लिया गया कोई भी फैसला कभी भी सही नहीं होता। ये सुनकर केसर कहती है, शीबा मैंने फैसला कर लिया है कि मैं कल से ऑफिस जाऊंगी। मैं तुम्हारी मुझे लेकर फिक्र समझती हूँ, लेकिन मेरा यकीन करो कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि अपने लिए सही फैसले ले सकती हूँ। अगले दिन केसर किसी तरह ऑफिस पहुँचती है। केसर को इस हालत में ऑफिस में देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन अभी केसर को एक बहुत बड़ा झटका मिलना बाकी है। केसर लॉबी से होते हुए जैसे ही अपने कैबिन में पहुँचती है तो वहाँ का नजारा देख मानो उसका खून खौल उठता है। केसर देखती है कि उसकी कुर्सी पर गुंजन बैठी है। केसर गुस्से में अपना बैग वहीं सामने पड़ी मेज पर पटकते हुए गुंजन से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो गुंजन, और तुम्हारी मेरे कैबिन में आने की हिम्मत भी कैसे हुई? केसर के इस सवाल पर भी गुंजन केसर को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हुए उसे कोई जवाब नहीं देती, जिससे केसर को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। इस बार केसर सामने पड़ी मेज पर तेजी से अपना हाथ मारते हुए और ज्यादा ऊंची आवाज में बोलती है, मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ गुंजन, तुम्हें सुनाई देना बंद हो गया है क्या? गुंजन बेपरवाही से जवाब देती है, मुझे सब अच्छे से सुनाई देता है केसर। हाँ ये बात और है कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। अब जबकि तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया है तो तुम मेरे कैबिन से जा सकती हो। मुझे बहुत काम है और तुम सिर्फ मेरा टाइम खराब कर रही हो। ये सुनकर केसर कहती है, तुम शायद भूल रही हो गुंजन, ये तुम्हारा कैबिन नहीं बल्कि मेरा कैबिन है और यहाँ से अगर कोई बाहर जाएगा तो वो तुम हो गुंजन, ना कि मैं। इस पर गुंजन ने इतराते हुए कहा, तुम्हारा कैबिन केसर? तुमने शायद कैबिन के अंदर आते समय नाम सही से नहीं पढ़ा। वहाँ पर तुम्हारा नाम नहीं बल्कि मेरा नाम लिखा है और अब ये पोजीशन और ये कैबिन दोनों मेरे हैं। गुंजन और केसर के बीच ये बहस इतनी तेज थी कि केबिन के बाहर ऑफिस में मौजूद सभी लोगों को सब कुछ साफ साफ सुनाई पड़ रहा था। वहीं केसर को अब कुछ कुछ समझ आ चुका था कि उसकी पीठ के पीछे गुंजन को उसकी जगह पर प्रमोट कर दिया गया है और जो केसर का केबिन हुआ करता था वो केबिन अब गुंजन का है। केसर को इस बात से बहुत बड़ा झटका लगता है। तभी केसर को समझ आता है कि उसकी पीठ के पीछे ये सारा खेल किसका रचाया हुआ था। ये सोचकर गुस्से में केसर वीर के केबिन की तरफ चल पड़ती है। केबिन के अंदर आते ही केसर गुस्से में कहती है, वाह वीर, अच्छा बहाना ढूंढा है मुझे परेशान करने का। कहाँ है वो काम जो मेरी वजह से रुका जा रहा था? कौन से वो प्रोजेक्ट्स हैं जो मेरे ऑफिस ना आने के चलते बंद हो गए? तुमने मुझे ऑफिस सबके सामने यूं जलील करने के लिए बुलाया था ना? तुम्हारा मन भर गया हो तो मैं अब चलूं या कुछ और देखना बाकी है? ये सुनकर वीर बड़े ही कैजुअल अंदाज में कहता है, बीवी जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तो तुम्हारी गैर मौजूदगी में गुंजन ने सभी काम बहुत अच्छे से संभाल लिए और बहुत से प्रोजेक्ट्स अपनी कंपनी को दिलवाए, इसीलिए वो प्रमोशन डिजर्व करती थी। केसर पलटकर वीर से सवाल करती है, वीर मैं किस बारे में बात कर रही हूँ ये तुम भी अच्छे से जानते हो। तुम उसे प्रमोशन दो या फिर अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दो, मुझे इसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बस ये जानना है कि वो मेरे कैबिन में क्या कर रही है। वीर इस पर बेपरवाही से कहता है, बीवी इट्स जस्ट अ कैबिन, जिसकी वो पोस्ट उसका वो कैबिन।
तुम्हें इतनी आसान बात समझ में क्यों नहीं आती है? अब देखो, भले ही तुम डिजर्व ना करती हो, लेकिन तुम मेरी बीवी होने के नाते मेरे घर, मेरे कमरे में रहती हो ना। वीर का ताना सुनकर केसर कहती है, वीर मैं अच्छे से समझ रही हूँ कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। इतना कहकर केसर वहीं टेबल पर रखी बेल बजाती है, जिसके बाद एक पियन केबिन के अंदर आता है। पियन केसर की तरफ देखते हुए पूछता है, आपने बुलाया मैडम? केसर उससे कहती है, जाइए और मोहित को बुला के लाइए, उनसे कहिएगा कि उन्हें मैंने बुलाया है। पियन फौरन कहता है, जी मैडम। थोड़ी ही देर बाद पियन मोहित को लेकर उसी केबिन में वापस लौटता है। मोहित यहाँ के एडमिन डिपार्टमेंट को संभालता है और उसी के हिस्से ये जिम्मेदारी आती है कि ऑफिस में कौन कहाँ बैठेगा। हालांकि उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो ये तय कर सके कि कंपनी की 51% की शेयर होल्डर कहाँ बैठेगी। मोहित आते ही कहता है, गुड मॉर्निंग केसर मैम। केसर तंज कसते हुए जवाब देती है, अच्छा तो मैं कौन हूँ ये याद है आपको मोहित जी? मोहित कंफ्यूज होते हुए कहता है, मैम मैं कुछ समझा नहीं। ये बताइए आपने मेरे बैठने के लिए कौन सा केबिन अलॉट किया है? मोहित फौरन जवाब देता है, अरे मैम आप कैसी बात कर रही हैं? ये पूरा ऑफिस ही आपका है। मेरी इतनी मजाल कहाँ कि मैं आपके लिए कुछ डिसाइड करूं। इस पर केसर वीर की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ ये तो दिख ही रहा है कि पूरा ऑफिस मेरा है और एक मेरे लिए ही बैठने की जगह नहीं है। केसर अब समझ चुकी है कि ये सब चाल वीर की है, जो बस केसर को सबके सामने नीचा दिखाने के बहाने ढूंढा करता है। और तभी वीर हंसते हुए कहता है, अरे कोई बात नहीं केसर, अब जब ऑफिस आ ही गई हो तो यहीं कहीं जगह देखकर बैठ जाओ और टाइम पास करो। बस तुम्हें ऑफिस खत्म होने तक यहीं रहना है और आज से यही तुम्हारा काम है। वीर का ये बर्ताव केसर के लिए कोई नया नहीं था, लेकिन अब पानी सर से ऊपर होता जा रहा था। इस बारे में सोचते हुए केसर मन ही मन तय कर लेती है कि उसे अब आगे क्या करना है। तो आखिर क्या करने वाली है केसर? क्या केसर इस बार भी वीर की ज्यादती चुपचाप सह लेगी या फिर उसे कोई मुंह तोड़ जवाब देगी? कहीं यही वो आखिरी वजह तो नहीं जिसके बाद केसर हमेशा के लिए वीर को छोड़कर चली जाएगी? ये जानने के लिए जुड़े रहिए केसर और वीर की कहानी के साथ। रिस्क है बट इश्क है में।